नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से एक फैशन चल पड़ा है, वो है विरोध के लिए विरोध करना, या यूं कहें कि इसके जरिए मोदी विरोधी एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार जो भी करेगी उसका वो विरोध करेंगे ही, ये लिख कर ले लीजिए। कुछ भी हो, विरोध करना है तो करना है। सरकारी संस्थाएं जो भी काम करेंगी उसका भी विरोध करेंगे और कहेंगे ये सरकारी संस्थाएं नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये मोदी सरकार की संस्थाएं। इसी लिस्ट में नया चैप्टर जुड़ गया है वोटर्स वेरिफिकेशन का। पहले जो लोग ईवीएम के नाम पर हाय तौबा मचाते रहे हैं, वोटर लिस्ट फिक्सेशन का आरोप लगाते रहे हैं, वही अब वोटर लिस्ट पर एनआरसी वाली अफवाह फैला रहे हैं। मोदी शाह योगी पर आरोप लगाने वालों के निशाने पर सीधे चुनाव आयोग आ चुका है। चुनाव आयोग पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए जा रहे, बल्कि धमकी भरे अंदाज में भला बुरा भी कहा जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का अभियान शुरू किया है। इसके तहत इलेक्शन कमीशन के अधिकारी घर घर जाकर वोटर्स की नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन का ये अभियान गरीब, पिछड़े, दलित वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है। ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब तो विपक्ष के नेता नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सुधार प्रक्रिया के जरिए बैकडोर से एनआरसी लाने की साजिश हो रही है। जी हां, एनआरसी का हल्ला किया जाने लगा है। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2017 में यूपी के चुनाव, 2027 में यूपी में चुनाव हैं। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का यही पैटर्न बिहार के अलावा इन राज्यों में भी अपना सकता है। इलेक्शन कमीशन का कैंपेन चल रहा है, कोई वोटर छूट ना जाए। लेकिन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर विपक्षी दलों को आपत्ति है। इसे लेकर कल ही विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात भी रखी। सारे मोदी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट बदलकर उन्हें हराने की साजिश रची जा रही है। यही सवाल अब पब्लिक पूछ रही है कि वोटर लिस्ट के जरिए क्या चुनाव का मैदान तैयार किया जा रहा है? क्या सचमुच एनआरसी बैकडोर से आने की साजिश हो रही है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? या फिर क्या ये मोदी से मुकाबला नहीं कर पाने की बेचैनी है, बहाना है? यही है आज सवाल पब्लिक का। मोदी शाह योगी विरोधी की परेशानी की बड़ी वजह वोटर लिस्ट रिवीजन है। इलेक्शन कमीशन ने जो मुहिम शुरू की है, ये 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर वेरिफिकेशन हो रहा है। चुनाव आयोग का मकसद एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड से वोटर आई कार्ड का वेरिफिकेशन है। नियम सबके लिए समान है, लेकिन वोट बैंक वाला खतरा अलग अलग है। किसी को प्रवासी वोटर्स के छिटक जाने का खतरा है, किसी को अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम कट जाने का खतरा है, किसी को डबल वोटर्स के नाम कटने का भी खतरा है। इलेक्शन कमीशन के इस अभियान से जो फर्जी या अवैध वोटर हैं या जो वोट डबलिंग वाले हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। और ये पहली बार तो हो नहीं रहा, हर चुनाव से पहले ऐसा अभियान होता है। बस इसी बात से सियासी तूफान उठा हुआ है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि फर्जी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी को वोट बैंक बनाया जाता रहा है। इसी वोट बैंक के खिसकने का डर सबसे बड़ा है। विपक्ष के नेताओं की पुरजोर कोशिश है कि चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन वाले अभियान को कैसे भी रोका जाए।
लेकिन जब चुनाव आयोग के सामने दाल नहीं गल रही तो राहुल गांधी के नेता सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमकी देने पर ही उतर आए हैं। सुनिए कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का ये बयान। क्या नया नॉर्मल है साहब? नया नॉर्मल यह है कि अब चुनाव आयुक्त तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी से वो किस नेता से मिलेंगे। आप कौन है साहब? आप क्यों तय करेंगे? हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। जब इनके पास 300 सीटें थी तब हम नहीं डरे, ये 240 पे हैं। आप क्यों इनकी गुलामी कर रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए पवन खेड़ा की भाषा आपने सुनी। आप कौन होते हैं? बिचौलिए, चेतावनी देता हूं, सत्ता आती जाती रहती है, जाकर बीजेपी की बिल्डिंग में बैठिए। पवन खेड़ा की नाराजगी की वजह यह है कि कल उन्हें जयराम रमेश और अखिलेश सिंह को बैठक में अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा था कि हर पार्टी से केवल 2 सदस्य ही चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बैठक में शामिल हुए, लेकिन पवन खेड़ा सिर्फ बैठक में शामिल नहीं हुए। तो क्या इस तरह की भाषा सही है? एक मजबूत लोकतंत्र में वो भी किसी संवैधानिक संस्था के मुखिया के लिए शोभा नहीं देती क्या? क्या ये मोदी से मुकाबला ना कर पाने की या बार बार चुनाव हारने की खिज नहीं? इससे पहले राहुल गांधी तो लंबे समय तक चुनाव आयोग को टारगेट करते आए हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। कभी ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो कभी आरोप लगाया सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात भी उठाई। कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट उनके हाथ में दे दे। जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो राहुल गांधी आज तक चुनाव आयोग से मिलने नहीं गए। मतलब राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता चुनाव आयोग को कोसते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक सांसद अपनी पार्टी के ही नैरेटिव की हवा निकाल रहे हैं। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या कुछ कह रहे हैं। अगर ये बात किसी नेता को नहीं पता है कि तुम्हें गांव में से कितना वोट मिल सकता है टेंटेटिव, तो वो बेकार है। हमें तो अपने हर गांव का पता है कि हमें यहाँ से 150-200 वोट मिलेंगे, यहाँ से 500 वोट मिल जाएंगे, यहाँ से 600 वोट मिल जाएंगे। वो अंदाजा रहता है। अगर वो आपको अंदाजा नहीं है, फिर आप किस काम का है? हम तो बहुत ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने वाले लोग। जैसे हमारा जो लिस्ट मिलती है उसमें नंबर होता है मशीन का। हमने अपने जो बस्ते बनाए थे उनके बाकायदा 3 दिन ट्रेनिंग की थी। उनके ऊपर मशीन नंबर आता था, उनके ऊपर आता था कि इस मशीन के अंदर इतने वोट पड़े हुए हैं, वो वोट आते थे। उसके बाद फिर हमने टेंटेटिव वोट अपने लिखे हुए थे कि हमारे इतने वोट आने चाहिए। इमरान मसूद के पास तो सारे आंकड़े हैं, सारी खबर है, सब चेक करते रहते हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी है क्यों? जो नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है, तेजस्वी, ओवैसी, अखिलेश, ममता, सारे विपक्षी नेता उसे मजबूत करने में जुटे हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो इलेक्शन कमीशन के इस अभियान को बैकडोर से एनआरसी लागू करने की साजिश भी बता रहे हैं। चंद दिन पहले ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। तेजस्वी यादव भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटकर भारत की सरकार ऐसे लोगों को कहां भेजने की प्लानिंग कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव यूपी में अभी से अपने वोटर्स को वोटर लिस्ट ठीक कर लेने की हिदायत भी दे रहे हैं। आप खुद सुनिए। आप लोग सावधान रहिए, अपनी वोटर लिस्ट ठीक कर लो। ये वोटर लिस्ट ठीक करिए अपनी। अभी हमने सुना है कि बिहार में 1 लाख वॉलंटियर तैयार किए उन्होंने, वोट बढ़वाने के लिए, वोट घटवाने के लिए 1 लाख वॉलंटियर। वोटर लिस्ट एक तरीके से नई बनेगी।
ये तैयारी कर रहे हैं बेईमानी की। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, वोटर लिस्ट में सुधार से फर्जी वोटर एक्सपोज होने का डर क्या तभी इलेक्शन कमीशन निशाने पर? सवाल नंबर 2, बैकडोर से एनआरसी लागू करने की क्या सचमुच साजिश या वोट बैंक के लिए विपक्ष का झूठा नैरेटिव? सवाल नंबर 3, फर्जी वोट की पोल खुलने से किसे फायदा? देश में क्यों रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अमीर जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शुभांकर भट्टाचार्य, राजनीतिक विशेषज्ञ तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जयंत जिज्ञासु आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, जो कांग्रेस के सपोर्टर भी है और इलेक्शन कमीशन पर कई ऐसे केस भी दाखिल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अरे भाई, अगर वोटर लिस्ट है और वो ठीक से दुरुस्त की जाएगी तभी तो चुनाव होंगे। ये तो हर राज्य में होता है, बिहार में ऐसा नया क्या हो गया कि सांप सूंघ गया है पूरे विपक्ष को? वोटर लिस्ट रिवीजन, लोकसभा 1 साल पहले चुनाव हुआ था, अब असेंबली का चुनाव है तो लोग आए होंगे, गए होंगे, कुछ 18 साल के हो गए होंगे, तो ये अभियान तो होना चाहिए ना चुनाव से पहले। डर किस बात का है? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं 2 या 3 चीज रखूंगा क्योंकि मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह से सवाल फ्रेम किए गए विपक्ष पे ही अटैक दोबारा से किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ सवाल पूछने में। तो कोई बात नहीं, मैं उसका जवाब देता था और उम्मीद है मेरे सवाल आने दोगे। सबसे पहले आपने कहा कि क्या बांग्लादेश और रोहिंग्या का डर है। नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ है, 11 साल से कौन हुकूमत में है? अगर बांग्लादेश और रोहिंग्या वोट कर रहे हैं और 11 साल से वोट कर रहे हैं और अधिकतर सूबों में भाजपा की सरकारें, यहां तक कि बिहार के अंदर भी है, तो क्या बांग्लादेश और रोहिंग्या ने वोट किया था? सबसे पहली बात। दूसरी बात आते हैं ये वोटर रिवीजन के लिए क्यों डर है। नाविका जी, ये जो प्रक्रिया माननीय इलेक्शन कमीशन ने शुरू की थी, ये पिछली बार बिहार में 2003 में किया था, इलेक्शन के 1.5 साल पहले। आज इलेक्शन के 2 या 3 या 4 महीने पहले, जब बरसात का मौसम है, बहुत लोग पलायन करते, उनके शहरों के बाहर आते, अपने गांवों के बाहर आते, खास करके नेपाल के बॉर्डर एरिया से। आप जानते कि बिहार के सबसे अधिक लोग माइग्रेंट्स होते जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन राज्यों में काम करते हैं, वेस्ट बंगाल। अब आप अगर वे वोटर रिवीजन करना चाहते हो, उनको वापस काम छोड़कर आना है, फिर वापस जाएगी अपने स्टेट, फिर वापस आएगी वोट करने के लिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में सोचा? क्या ये 1 साल, 1.25 साल पहले नहीं हो सकता था, जैसे 2003 में हुआ, 2004 और 2005 के चुनाव के पहले? ये अचानक से कैसे होता है? लास्ट चीज पे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आगे के समय में बोलूंगा। नाविका जी, ये कैसा जादू है कि जहां पे माननीय अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते, वहां वोटर्स ऑटोमेटिकली कम होते, जहां पे कोई और जीत जाता भाजपा का, वहां वोटर बढ़ जाते। ये कैसा मैजिक है जो भाजपा के फेवर में हमेशा चलता? और जब हम प्रमाण मानते, वीडियोग्राफी मानते, जो हमारा अधिकार है, कोर्ट के तक इनको वीडियोस दे दीजिए, रेट्रोस्पेक्टिवली कानून चेंज किया जाता है। मुझे इस पर थोड़ा सा अगर आप ज्ञान प्रकाश कर दें तो मैं आभारी होगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली कानून कहां चेंज हो रहा है? मैं तो पूछ रही हूं और मैं जयंत जिज्ञासु जी से ये पूछूंगी कि हर चुनाव में कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कभी ईवीएम ठीक नहीं लगते, कभी आप कहते हैं कि मशीनें खराब है, कभी आप कहते हैं मशीनें चोरी हो गई, कभी आप कहते हैं इलेक्टोरल लिस्ट ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है। ये हर बार का कोई बहाना है जो पहले से सेट किया जाता है, या फिर हर बार नए बहाने की तलाश में आप रहते हैं? दिक्कत क्या है इसमें? बैकडोर वोट बंदी कहां से आ गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझा दीजिए। अगर आप खुले मन से संवाद करना चाह रही हैं तो निश्चित तौर पर मैं बहुत स्पष्टता बात करना चाहता हूं। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर
ये 2025 में जो विधानसभा बिहार का होने वाला है चुनाव, कभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उसकी पारदर्शिता पर आम आवाम की तरफ से इतने सवाल नहीं खड़े हुए हैं जितने अभी हो रहे हैं। और उसकी वजह मैं बताता हूं। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति ही अपने आप में बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रधानमंत्री जी द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री होंगे, एक लीडर अपोजिशन का कोई से ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि मेजोरिटी तो उन दोनों के हिसाब से होगी। और भारत का चुनाव आयुक्त जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, भाषा पर बात कर रही थी, ट्रक के पीछे लिखे हुए सड़क छाप शेर पढ़ते थे अभी के पहले के चुनाव आयुक्त, और खिल्ली उड़ाते थे अपोजिशन के आपत्तियों पर। मेरा कहना है कि 2003 में जो आपने सघन पुनरीक्षण किया, उसके बाद 2 वर्ष का समय था, लोकसभा चुनाव में भी 1 साल का समय दिया गया, और बिहार में अब तक उस सघन पुनरीक्षण के बाद 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा चुनाव, यानी 2005 में 2 बार हुआ था। लेकिन अभी जो आनंद फानंद में आपने 31 तक का डेट दिया है, बाद के जो 2 महीने वो तो बस आपत्ति निवारण होगा, वो तो बहुत टेक्निकलिटीज के लिए। उसमें आप देखिए कि 1 सप्ताह गुजर गया है और कितना काम आगे बढ़ा है। और दूसरा कि भारत सरकार का आंकड़ा है कि बिहार के लगभग 3 करोड़ पंजीकृत मजदूर बिहार से बाहर काम करते हैं। आपने क्या कहा कि 2003 में जिन लोगों के नाम थे उनका तो कोई सोचना ही नहीं है। अरे भाई, फॉर्म सबको भरना है, पासपोर्ट साइज फोटो सबको देना है, और आप हो या मैं हूं, हर लोग चाहते हैं कि कोई भी अवैध मतदाता वोट डालने ना पाए। लेकिन साथ ही साथ एक भी वैध मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है किसी को वोट डालने से रोकना। और चुनाव आयोग पहले चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 2003 में भी जुलाई अगस्त के महीने में 31 दिनों में ये वोटर रिवीजन हुआ था। इस बार क्या दिक्कत हो गई है, इतना शोर शराबा क्यों? ये सवाल मेरी समझ में नहीं अभी भी आ रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, तहसीन पूनावाला और जयंत जिज्ञासु जी की दोनों की ऑब्जेक्शंस पर जवाब। देखिए, इसमें कोई बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है नाविका जी। अभी हम लोगों ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे किए हैं। ये जयराम रमेश जी वोटबंदी बोल रहे हैं, नसबंदी हुई थी इमरजेंसी के दौरान। मानसिकता कांग्रेस की नहीं बदली। इंदिरा जी के जमाने में यही मानसिकता थी कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं जीते। वो चुनाव हारी, उन्होंने कहा संविधान की ऐसी तैसी कर देंगे, सब बंद कर देंगे। आज भी वही मानसिकता है, हम चुनाव हारे या जीते इसके आधार के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की क्रेडिबिलिटी तय होगी। और देखिए कितना सुंदर काम करते हैं ये लोग। अभी महाराष्ट्र चुनाव में हल्ला मचा रहे हैं कि साहब मतदाता जो थे वो बहुत सारे ऐड हो गए और उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बिहार में वेरिफिकेशन शुरू करवा दो तो ये भी नहीं होने देना है, क्योंकि इनको, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बड़ी आपत्ति है कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा, मगर चुनाव आयोग कैसा काम करता है इनके हिसाब से। वो कश्मीर और पंजाब दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, हरियाणा में खराब काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, उत्तराखंड में खराब काम करता है, फिर यूपी और बिहार में खराब काम करता है, फिर बंगाल में बहुत अच्छा काम करता है। फिर आपको बताएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम करता है, 2023 में गड़बड़ करता है, पर क्या बताएं गुजरात महाराष्ट्र लगातार गड़बड़ कर देता है, फिर आसाम में बहुत गड़बड़ कर देता है, मगर फिर तेलंगाना में अच्छा काम करता है, कर्नाटक में अच्छा काम करता है, तमिलनाडु में अच्छा काम करता है, केरल में अच्छा काम करता है। भाई तहसीन भाई यहां बैठे हुए हैं, युवा हैं, जिज्ञासु जी, इतना सुंदर नाम है उनका। जरा जिज्ञासा शांत करिए कि आपने देश के मतदाताओं को वो समझ रखा है जो राहुल गांधी जी को संज्ञा दी जाती थी, शब्द का प्रयोग करना बंद कर रखा है कि एक जिग जैग साइन कर वो समझ रखा है। भारत के नागरिकों को और मताधिकारियों को साइन कर होता है, यूं 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 चलता है घूमता हुआ। तो आपकी सुविधा के अनुसार ये अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, यहां अच्छा यहां बुरा, और कुछ नहीं है। ये एक मानसिकता है कि मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं कहूंगा उसके आधार पर तय होगा कि क्या सही है क्या गलत, तथ्यात्मक आधार पर नहीं होगा। अन्यथा ये मुझे बता दें कि अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ तय किया जा रहा है तो किसी को क्या समस्या हो सकती है किसी बारे में जानकारी देने में कि एक बार स्थापित हो जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
नाविका जी, मैं माननीय सुधांशु जी को एक लाइन में जवाब दे दूं? नहीं, आप एक लाइन में जवाब देने से पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। और सवाल है कि इकबाल मसूद को समझ आ जाता है, वो कह रहे हैं कि हर जगह नंबर है, हर गांव का हमें पता है कहां से कितने वोट है, तो ये हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अगर इससे कम आए तो हम इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने सवाल नहीं उठाया और चुनाव जीत कर आए हैं लोकसभा का। कांग्रेस की समझ में ये बात क्यों नहीं आती जो मसूद साहब के समझ में आती है? तहसीन पूनावाला, इसका राज जरूर खोल दीजिए। मैं मुझे दोनों सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो नाविका जी आपने आदरणीय सुधांशु जी ने बात की उसका, और फिर आपके स्पेसिफिक सवाल का। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा उस वक्त भी 2003 में 31 दिन में उन्होंने रिवीजन किया था। लेकिन ये चीज इलेक्शन कमीशन कन्वीनियंटली भूल रही है कि 2003 के बाद समय था रिवीजन के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2004 में था और बिहार के चुनाव 2005 में था। यहां पर रिवीजन में अगर कोई गलती हो इसके लिए समय नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन, सबसे पहली बात। अब आते हैं इमरान मसूद की बात पे, बिल्कुल सही है। एक जमीन से जुड़े हुए नेता को पता होता है उसको इस एरिया में कितने वोट मिलना चाहिए। उसके बावजूद नाविका जी, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, आपसे दो सवाल पूछते। ऐसा क्यों है कि जब भी ईवीएम में गलत वोट आता, कहीं पर भी वो गलत वोट हमेशा भाजपा के पक्ष में था, किसी और पार्टी के नहीं। दूसरी बात, प्रूफ कर दीजिए, एविडेंस लेके कोर्ट चले जाइए। मैं गया हूं कोर्ट नाविका जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में। एक चीज और कहना चाहता हूं नाविका जी, एक कॉर्पोरेटर के चुनाव में मैंने खुद जिसको सपोर्ट किया था कॉर्पोरेटर को, उसको 0 वोट मिला, उसको खुद का भी वोट नहीं मिला। और उस एरिया में जहां पर उस वार्ड में जहां पर उसके सब परिवार के परिजनों के 100 लोग थे, खुद का वोट नहीं मिला, वहां पे भाजपा जीत जाती है। ऐसे कैसे होता है? अयोध्या रूरल जहां बैलेट पे वोट होता भाजपा लीड लेती है, लेकिन अयोध्या अर्बन जहां पे ईवीएम पे होता भाजपा वहां पे लीड लेती है, रूरल में सपा लीड लेती है जहां बैलेट पे होता। यही है, हर ईवीएम में जहां एक्स्ट्रा वोट होता वो सिर्फ भाजपा को क्यों जाता? सपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जब केरला में भी एक्स्ट्रा वोट मिला, जब भाजपा का जनाधार नहीं है, एक्स्ट्रा वोट भाजपा को जाता है। ये कैसा जादू है? अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है तहसीन पूनावाला जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा दर्द का निवारण कर दीजिए। देखिए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केरला में आज हमारे सांसद हैं, 17% वोट भाजपा को मिला है। इससे पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, और आज से 10 साल पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रह चुका है। आप तो पढ़े लिखे, ऐसे क्यों बोलते हो? और आपने कहा दुनिया में उदाहरण नहीं, तो अब मैं सब प्रमाण बोलता हूं। पहले अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे बात बताई गई। पता नहीं आपके विद्वान वक्ताओं को यह पता ही नहीं है कि हमारी सरकारें आने से पहले एक दौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होती थी बाय द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, टिल टीएन सेशन, टिल 1991। अच्छा, उसके बाद हमारी सरकार आने से पहले कोई पैनल था क्या जिससे डिस्कशन होके होती थी? प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे तीनों चुनाव आयुक्तों को। मतलब कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना, यह इस बात का प्रमाण रहता है कि किस प्रकार के अनर्गल आक्षेप। अब सब प्रमाण बोलता हूं। 1985 का विधानसभा चुनाव हम लोगों को जो अर्लीस्ट याद है, यूपी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%, और कोई दर्शक जाके चेक कर ले अमेठी में कितनी हुई पता है आपको? 91-92%। मतलब उत्तर प्रदेश से 2.5 गुनी ज्यादा। चुनाव आयोग ने कभी संदेह की नजर से देखा ही नहीं। और अमेठी विधानसभा में ऐसे कई बूथ थे उस समय के, जाके मीडिया रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जहां यह रिपोर्ट आई 100% से ज्यादा वोट मिल गए। क्यों? बैलेट बॉक्स से होता था तो ये बैलेट बॉक्स लूट के ले जाकर जंगल में रखे जाते थे, जो ठप्पे लगाए गए। उस पर कईयों को ध्यान ही नहीं रहा कि जिस बूथ का बैलेट बॉक्स लाए हैं उसमें नंबर ऑफ बूथ कितने, वोट कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा वोट उसके अंदर धर दिए थे। याद करिए, खुलेआम गोलियां चलती थी। और फिर मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं तहसीन जी, जनसंघ के लोग किया करते थे। जनसंघ के लोगों को इसमें रिजल्ट आया उसके बाद, उसमें गोलियां चली बूथ कैप्चरिंग के लिए। 21 लोगों पे नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। और संजय सिंह जो उस समय चंद्रशेखर की पार्टी में थे, आज हमारे साथ हैं, उनको गोली लगी, उनकी जान जाते जाते बची। राजीव गांधी के इलेक्शन में वोट, ये बूथ लूटने के लिए और मतपेटी लूटने के लिए गोलियां चली हैं। 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज। हाँ, इनको वो हालत चाहिए, क्योंकि जब से ट्रांसपेरेंट चुनावी व्यवस्था हो गई है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से टीएन सेशन में वोटर आईडी कार्ड ले आए, दल के साथ गठबंधन में नहीं था। हुआ है। जब से सीसीटीवी आ गए, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है। जो जो व्यवस्था पारदर्शी हुई है, त्यों तो
आप देखिए भाजपा का जो जनाधार बढ़ता चला गया है। वहां याद करिए यूपी और बिहार में क्या हाल होता था, जो आजकल बंगाल में है, उस प्रकार का होता था। जदा कदा चुनावी हिंसा, गोलियां चलना, ये होना। बल्कि बिहार और यूपी में तो वो स्थिति होती थी, कट्टे की इंडस्ट्री बढ़ जाती थी। बिल्कुल। तो जिज्ञासु जी, इन सब बातों से आप भी इनकार नहीं कर सकते। जयंत जिज्ञासु जी, जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते थे। किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्सेस लूटे जाते थे। बिहार में तो बिल्कुल आसमान को छू गई थी ये प्रथा। ये ऐसी चलती थी कि बिहार जो जगह है वहां कट्टा चलता है और बैलेट बॉक्स कोई उठा कर ले जाता है। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं। जो प्रभुत्वशाली तबका था वो ये हरकतें करता था। सुधांशु जी, राज्यसभा में ये प्रोसीडिंग उठा के देख लें। एक दलित का हाथ काट लिया गया था। भूपेंद्र नारायण मंडल जी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया वहां। इसी पर तो रोक लगी जब लालू प्रसाद जी आए तो निजी घरों में पोलिंग स्टेशन नहीं होता था, सरकारी स्कूल में या पंचायत भवन में। इस रिवायत को उन्होंने हमेशा के लिए बंद किया और इसलिए 95 का चुनाव अपार बहुमत से उन्होंने जीता। तमाम तरह के कुचक्र के बावजूद हमारा यह कहना है कि ये मतदाता छटनी बितंडा खड़ा किया जा रहा है और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आंतरिक गठबंधन हो गया है। जैसे जैसे इस देश के लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, गरीब गुरबे को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे धकेला जा रहा है। ये एक साजिश है और हम इस साजिश को बेनकाब करना चाहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि लीलावती बनाम राज्य चुनाव आयोग का जो एक मामला चला 2015 में, उच्चतम न्यायालय का साफ आदेश था कि गरीबों, मजदूरों और असुरक्षित तबकों को चुनाव से वंचित करना असंवैधानिक है। हमारे नेता लालू जी भी कहते हैं और हम लोगों के वैचारिक प्रणेता लोहिया भी कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। जो गांधी का आखिरी इंसान है उसके हाथों से ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान अभी आपके सामने तहसीन पूनावाला जी ने ये मंजूर किया कि 2003 में भी 31 दिन में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हुआ था। खाली अब आपको चिंता है कि ये रिवीजन या कंप्लेंट्स का समय रहेगा नहीं कि नहीं रहेगा। तो अमीक जमाई साहब, अगर 3 महीने में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो ये कंप्लेंट्स को कर लेगा हैंडल, तो आपको क्या दिक्कत है? नंबर 1। नंबर 2, सबके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, बल्कि कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट तो डबल हो गए हैं, पिछले साल के मुकाबले अब डबल हो गए हैं। और अगर डबल हो गए हैं, बूथ लेवल एजेंट है, तो किसी का भी नाम कैसे कट जाएगा? कोई अंधेर गर्दी तो चल नहीं रही। हर जगह कैमरे मौजूद हैं, वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग की सुविधा मौजूद है। कहीं भी गड़बड़ होगी आपके बूथ लेवल एजेंट पकड़ लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास सारे हथियार हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी इतना ट्रस्ट डेफिसिट। ये ट्रस्ट डेफिसिट अपने पे है या इलेक्शन कमीशन पर है? नाविका जी, बहुत ही इंडिया ब्लॉक के लिए, विपक्ष के लिए इस देश में एक बहुत ही बड़ा संकट है कि जो हमारा मीडिया निष्पक्ष न्यूट्रल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, सब लोग इस मेजोरिटेरियन सुप्रीमेसिस्ट रिजीम के साथ बैटिंग कर रहे हैं और हर गलती के लिए, हर बात के लिए समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, कांग्रेस को सुबह शाम, जैसे विश्व एक राष्ट्रव्यापी विश्व दिवस सुधांशु भाई कोई मनवा लीजिए साल में, जिस दिन मीडिया विष उगलेगी विपक्ष के खिलाफ। तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, हमने 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी उत्तर प्रदेश में। इलेक्शन कमीशन को हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स दिए। आपको मालूम क्या कंप्लेंट्स थी? 89 सीट पे समाजवादी पार्टी 150 से लेकर तकरीबन 8 से 10 हजार वोटों में हम हारे। वोट डिलीशन के मामले पहले आए। उसके बाद जो वोट्स बाहर होते हैं, जो मजदूर बाहर काम करते हैं, जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, वो वोट्स वहां पे पड़े। इन सारे मामलों को हम लोग डायग्नोस करके, सारे मामलों को इकट्ठा करके, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस सारी कंप्लेंट को हमने इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया। वो सारे मामले सब जुडिस है, इसलिए मैं आगे की बात नहीं करना चाहता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को यह मालूम है कि बिहार में बीजेपी बुरे तरीके से इस बार आदरणीय तेजस्वी जी की क़यादत में लूज कर रही है। अखिलेश जी भी चुनाव में उतरेंगे बिहार में। इसलिए कैसे चुनाव को, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कैसे चुनाव को मैनेज किया जाए, कैसे वोट्स को मैनेज किया जाए। अरे भैया, यही मजदूर, गरीब गुरबा लोग लोकसभा के चुनाव में आपको वोट दिए तो मोदी जी ग्रेट थे।
मीडिया भी कह रही थी मोदी जी ग्रेट हैं, जलवा चल रहा है नीतीश जी का। अब वही मजदूर, गरीब गुरबा लोग, जब ये चुनाव होने वाला है, जब ऐसे समय में जब बाढ़ ग्रस्त जितने इलाके हैं, 1 महीने में आप कैसे कर देंगे? हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। अमीक जमाई जी, आपने कहा कि मीडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों बीजेपी की तरफ हैं। भैया, अगर हम सब बीजेपी की तरफ थे तो आपकी 37 सीटें लोकसभा में कैसे आ गई? आपकी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कैसे आ गई? हम तो आपके खिलाफ थे, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ था, 37 सीट कैसे आई ना भैया। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का होने के बावजूद आपकी 37 सीटें आई। और कितने राज्य, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ये सब कांग्रेस पार्टी जीती ना। कैसे जीत गई? इलेक्शन कमीशन तो सुधांशु जी आपकी जेब में नहीं है क्या? इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है, फिर भी राज्य दूसरे के पास कैसे चला जाता है? जरा अमीक जमाई जी को समझा दीजिए। कितना बैटिंग करेंगे आप? टाइम्स नाउ कितना बैटिंग करेगा बीजेपी? मैंने आपसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपके पास तिल मिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं है तो जनता समझ जाएगी। जनता समझ जाएगी कि जो सिर्फ तिल मिलाता है, जो जिसके पास लॉजिकल सवाल का जवाब नहीं होता है, वो इसी तरह तिल मिलाता है। 37 सीटें कैसे जीती? पूछूंगी, डंके की चोट पे पूछूंगी। नहीं डरती मैं आपसे, नहीं डरती मैं आपसे। 37 सीटें कैसे आई? 37 सीटें कैसे आई? खिलाफ वोट देना चाहती है। उनके खिलाफ वोट देने के लिए मजदूर, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, बिहारी लोग तैयार है। सुधांशु जी, 37 सीटें जब आई तो कह रहे थे कि अरे भाई, हम लोग ज्यादा, हम मोदी के खिलाफ लहर चल चुकी है, हम लोग ज्यादा यहाँ सक्सेसफुल है। अखिलेश जी कितने बड़े नेता हैं, आज तिल मिला क्यों रहे हैं इतना? बिहार हार रहे हैं वो, बिहार हार रहे हैं वो। हम नहीं जो भविष्यवाणी मैं नहीं करती, आप करते हैं। फैक्ट के साथ बोल देना चाहते हम तिलमिला नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में लूज कर रहे हैं। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। गरीबों के, मजदूरों के कोई बात नहीं चाहते हैं। अरे कुछ दिन खामख्याली ठीक है सारे। ये पिछले 24 साल से सुनिए, पिछले 24 साल से नरेंद्र मोदी जी हर इलेक्शन लूज कर रहे हैं। 2002 गुजरात लूज कर रहे थे, 2007 2012 लूज कर रहे थे, 2014 19 और 24 लोकसभा लूज कर रहे थे। कोई बात नहीं, चलता है भाई। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं महोदय, अगर आपकी बात सही मानी जाए तो अखिलेश जी अपनी खानदानी सीट 1,72,000 से जीते और राहुल गांधी 3,52,000 से जीते। मतलब चुनाव आयोग राहुल गांधी की मदद कर रहा था और अखिलेश यादव के खिलाफ था। यही तो है ना कहने का मतलब। मतलब आपका कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की मदद की, इसलिए वो अखिलेश जी के से 2.5 गुना बिहार का वो मजदूर, गरीब गुरबा वोट। मेरे भाई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं समझ में नहीं आता। अभी बुरा हो और गया। गरीब गुरबा की बात जो आप लोग कहते हैं, दलित और वंचित शोषित की बात कहते हैं, तो नाविका जी, ये दो पार्टियां आपके सामने हैं। ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश में, उत्तर प्रदेश में पहली दलित मुख्यमंत्री जब बनने वाली थी तो उनको, मायावती जी को न सिर्फ जान से मारने की कोशिश की, बल्कि उनके दलित विधायकों को स्टेट गेस्ट हाउस कांड 4 जून 1995 को पकड़ पकड़ कर जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित करते हुए अपहरण करके ले गए। यह हलफनामा कोर्ट में दिया गया है। नंबर 2, रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में एससी समाज का कैंसिल किया। नंबर 3, कैंसिल बैकडेट से किया। तो हजारों दलित जो सरकारी कर्मचारी थे वो प्रमोट होने के बाद डिमोट हो गए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। इसलिए आप आकर जब दलितों के चिंता की बात करते हैं तो समझ में आता है जिसने सबसे ज्यादा घात किया वो आज वोट की घात लगाकर बचने का प्रयास कर रहा। और लालू प्रसाद यादव जी, सुनिए, 2005 तक इनकी सरकार रही, जिला पंचायत में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं दिया। इन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नहीं किया ताकि इनके ही पास सारा नियंत्रण बना रहे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जिज्ञासु जी ने पता नहीं कैसे जोशो जुनून में बोल दिया कि 1995 में लालू यादव जी ने तय किया कि किसी के निजी घर में वोट वो नहीं होगा मतदाता केंद्र।
तो मेरी तो ये जानकारी अजीब है, क्या किसी के घर में मतदान बूथ होता था? ऐसा तो नहीं होता था। और ये क्या राज्य सरकार तय करती, चुनाव आयोग तय करता था? क्या बात, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने तय नहीं किया और राज्य सरकार ने तय कर दिया कि बूथ कहां से होगा। अरे महोदय, कुछ भी ना बोलने लगा करिए। और एक बात मैं मानता हूं, जिज्ञासु जी की बात से मैं समर्थन करता हूं। लालू यादव जी आज तक इतना गरीब गुरबा जात बिरादरी करके एक ही चुनाव जीते 1995, क्योंकि 1995 में वो सीएम थे, उनके नाम पे चुनाव था, वो जीते। 1990 में उनका कहीं नाम नहीं था, वीपी सिंह के नाम पे चुनाव था। 1999 के चुनाव में वो जेल में थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और बहुमत नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिली थी। और 2005, 10, 15 और 20 4 चुनाव नीतीश कुमार जीते, जिसमें 3 हमारे साथ। 2004 में अटल जी को हमने धूल चटाई प्रोजेक्ट होके। 2004 लालू यादव जी एक बार जीते 1995। अरे भाई, अभी उधारी सेटल मत करिए, लेकिन पब्लिक सवाल पूछिए। और शुभांकर भट्टाचार्य, पब्लिक के सवाल सुनिए। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद झारखंड से सवाल है। इमरान मसूद बोलते हैं हमारी पार्टी को सब पता है कि किस गांव में हमें कितने वोट मिलेंगे। तो बंगाल में इतनी बुरी हालत के लिए ममता सरकार दोषी है या चुनाव आयोग या मोदी जी? पीयूष अहाया का व्हाट्सएप पर सवाल है, बीजेपी रिमोट वोटिंग मशीन यानी आरवीएम लाने वाली थी, उसका क्या हुआ? अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है। सवाल जयंत जिज्ञासु से है। आज सवाल उठाने वाले ये बताएं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के जमाने में जिस तरह से मुंगेर में कट्टे बनाने का जो ठेका दिया जाता था, फिर बूथ किस तरह लूटे जाते थे, कैसे हत्याएं होती थी, उसका कौन जवाब देगा? शुभांकर भट्टाचार्य, आपको अभी से डर सता रहा है अगले साल बंगाल में क्या हो? सवाल हमसे पूछा तो हमको जवाब देने दीजिएगा। नहीं, पहले शुभांकर जी। नविका जी, मैंने 32 मिनट सबको सुना। 2 मिनट आपका प्रश्न, 2 मिनट आपका पूरा प्रश्न सुना। अब कम से कम थोड़ा सा अगर आप हमें मौका दें। आज इस कार्यक्रम के शुरू होते ही मैंने देखा सबसे पहले कि मोदी जी का सब विरोध हो रहा है, इससे कहां पे कितना दर्द फूटा किधर पे, वो भी दिख रहा था। यहाँ पे चुनाव आयोग पर उंगलियां उठी तो भाई माननीय सांसद जी को दर्द फूट पड़ा, वो भी दिखाई दिया। ये सारी जो जितनी जो फील्डिंग जो है वो अलग अलग जगह पे दर्द लोगों का यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन सांसद जी से शुरू करूंगा। साहब, आपको शायद भूल रहे हैं मालिक कि आप ही का शायद एक उधर से जिसको आप बचा रहे हैं ना, उसी एजेंसी की बात हो रही है जिनके रिटर्निंग ऑफिसर किसी एक पार्टी के उस पर ठप्पा मारते हुए दिखाई दिए थे और चुनाव आयोग का गाज गिरता है कैमरे के ऊपर। इसलिए चुनाव आयोग कहती है कि जहां जहां चुनाव नहीं, वहां पे सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा होता है तो चीजें पकड़ी जाती हैं। तो वहां पे गाज चुनाव आयोग का जो है वो सीसीटीवी कैमरे पर गिरता है। बात आती है कि भाई नेता कितने महान हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं नाविका जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज हम लोगों ने बिल्कुल चुनाव में बहुत बड़ा फर्क देखा है। बिल्कुल सही बात है, आप कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। एक टाइम था जब टीवी खोलिए न्यूज पर आप लोग बंदूक के जोर पर न्यूज आपने बूथ कैप्चरिंग देखी, और उसी न्यूज पर अब हम लोग क्या देखते हैं कि चुनाव आयोग के लोग चुनाव जो कराते हैं हमारे देश की, जो जिसको हम फ्री एंड न्यूट्रल हम इलेक्शन की बात करते हैं, वहां देखा जा सकता है कि वो लोग किस तरीके से ठप्पा लगा रहे हैं और किस पार्टी के लिए ठप्पा लगा रहे हैं, किस प्रकार से वोट प्रतिशत में कैसे करके बदलाव आ जाता है। बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में जब सीटें जब आती हैं तो एक पर्टिकुलर सीट जिसके ऊपर सारी लड़ाई थी, उसमें 2 बार उसके आंकड़े बदल जाते हैं। काउंटिंग होती है, 3 बार काउंटिंग होती है। पहले काउंटिंग में एक नेता को पहले जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है, फिर दोबारा काउंटिंग होती है तो मात्र 1900 वोट से अगला जो है जीत जाता है। वो मामला हाईकोर्ट में जाता है तो वो रद्द कर दिया जाता है कि भाई ये चुनाव का मामला है, नहीं उठ सकता। अच्छी बात है, लेकिन इस पर प्रश्न जो जनता के प्रश्न हैं वो तो उठेंगे और हमेशा रहेंगे। तो ये मत कहिए कि पहले जो है चुनाव में क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग, पहले बंदूक के जोर पर बूथ कैप्चरिंग होता था। मान लिया, आपकी बात बिल्कुल सही करते हैं कि पहले बंदूक के जोर पर ये सब भी समय देखा गया, बैलेट बॉक्स लूटा जाता था। अब तो नौबत ही नहीं आती, अब तो बटन से सारे काम हो रहे हैं। एक बटन दब जाता है। आप तो कह रहे थे कि वो चुनाव आयोग के लोग ठप्पा लगा रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि ठप्पा कहाँ लगा रहे थे, वहां तो बटन से चुनाव होता है ना, ये ठप्पा लग कहाँ रहा था जो आपको दिख रहा था? और मैं कुछ और भी आंकड़े बता दूं। केवी के सुंदरम 1958 से 1967 तक रहे थे चुनाव आयोग, उन्हें लॉ कमीशन का अध्यक्ष बना दिया, पद्म भूषण दे दिया। नरेंद्र सिंह को पद्म विभूषण
विभूषण से सम्मानित कर दिया, आर.के. त्रिवेदी को पद्म विभूषण और राज्यपाल बना दिया, वी.एस. रमा देवी को राज्यपाल बना दिया, टी.एन. शेषन को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वा दिया। ये सब भी तो हुआ था, भूल गए, याददाश्त बहुत कमजोर है। सुधांशु जी, इसका जवाब दे दो। सुधांशु जी से कितना बुलवाइएगा नविका जी? देखिए, चुनाव आयुक्त के साथ साथ मैं भी वर्तमान 2024 के चुनाव की भी बात करता हूं। पहली बात, हमारे सम्मानित वक्ताओं को याद होगा, अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी अप्रैल 99 में, तो चुनाव मई में हो जाना चाहिए था। चुनाव 6 महीना पीछे सितंबर 99 में क्यों ले जाया गया? क्योंकि चुनाव आयोग को अधिकतम पावर 6 महीना पीछे ले जाने की होती थी। चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल थे, जो बाद में कांग्रेस की सरकार में जाके मंत्री बने, सबके साथ साफ हो गया। ये ठीक है कि उसके बाद भी दोबारा अटल जी ही प्रधानमंत्री बने और हम ही लोग चुनाव जीते। मगर मैं पिछले चुनाव की बात करना चाहता हूं। नाविका जी, फैक्ट बहुत से लोगों के ध्यान से उतर गया। यूएसएड एक एजेंसी है। यह बात उभर कर सामने आई कि उसने 2024 के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए कई 100 करोड़ रुपए भारत के अंदर इन्वेस्ट किए, और यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बोल दी। किसी ने नहीं बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल अब जनता यही पूछ रही है, ये पूरा जो मामला है, ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा का है, या फिर वाकई चुनाव आयोग कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए? अगर 2003 में ऐसा हुआ कि 31 दिनों में सारी लिस्ट बन गई, तो फिर 2025 में क्या प्रॉब्लम है? वोटर लिस्ट में हो रहे रिवीजन को आप कैसे देखते हैं? यह सर्वे हमने जनता के बीच किया, सैंपल साइज 25,000 रुपए। सही फैसला 82% लोग कहते हैं, गलत फैसला 15%, कोई कुछ नहीं कह रहे वो 3% लोग, यानी कि 82% लोग मानते हैं कि यह अभियान भी सही है और यह हर चुनाव से पहले होना चाहिए। तो फिर वोट बैंक की चिंता किसे है? किसके पास कागज नहीं है, किसके पास आधार कार्ड नहीं है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद करती हूं, लेती हूं दर्शकों आपसे इजाजत। नमस्कार, जाइएगा मत, पाठशाला शुरू होने in association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. Welcome, Dada. वाह,